हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो फिर से आ गए हम एमसीक्यू सीरीज़ लेके, जिसका आज पार्ट 12 है। अभी तक 11 पार्ट करवा दिए गए हैं आपको, और इन 11 पार्ट्स में हम लगभग 30 से 40 कॉन्सेप्ट्स को डिकोड किया है, और न जाने कितने एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ की जो लाइन्स हैं डायरेक्टली आपको नोट करवा दी गई हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो देखो, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट में नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है। तो इस रेस्पिरेटरी रेट के ऊपर मैं करवा चुका हूँ आपको पहले भी ये चीज़ आ चुकी है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ। बट आपने कमेंट में एडल्ट का तो मैं बता दूंगा, अब आपने कमेंट में मुझे न्यू नेट का बताना है, ठीक है। न्यू नेट का रेस्पिरेटरी रेट आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका आंसर है सी 12 से लेकर 20। आंसर आपके सामने साझा कर देता हूँ। बट क्या इतना ही ऐसा क्वेश्चन आएगा? नहीं, थोड़ा सा टफ आता है। अब क्या क्या क्वेश्चन और बनेंगे रेस्पिरेटरी रेट पे, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी नोट करवा दूंगा। तो नॉर्मल कितना है? 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट सीधा सांस लेने की बात चल रही है, ब्रीथ पर मिनट की बात चल रही है। अब क्या पॉइंट्स आएंगे इसमें? तो चलो यार, डिकोड करते हैं अब रेस्पिरेटरी रेट को, जो कि 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट है। अब कब हम मेजर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट? तो मेजर पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेजर्ड एट रेस्ट, इज इट क्लियर? सबसे मेन ट्विस्ट क्या है, ये जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी रेट, हमने पेशेंट को नहीं बताना होता। पेशेंट अवेयर नहीं होता इस चीज से कि डॉक्टर हमारी रेस्पिरेशन चेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसको पता होगा ना तो ऑल्टर ब्रीथिंग हो जाएगी, ठीक है। वो कॉन्शियस हो जाएगा, तो ब्रीथिंग में फिर पैटर्न में प्रॉपर जो उसका ब्रीथिंग पैटर्न था वो हम नहीं पता कर सकते। तो इसलिए हम मेजर्ड एट रेस्ट करते हैं। और साथ में एक पॉइंट इसमें लिखेंगे हम, प्रेफरेबल विदाउट पेशेंट्स अवेयरनेस, ठीक है। इजी सा पॉइंट है, बट फिर भी नोट कर लो, आ जाता है एग्जाम में। क्यों? टू अवॉइड, किस लिए? टू अवॉइड अल्टर्ड ब्रीथिंग, इसको अवॉइड करने के लिए। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कितना है। तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो 12 to 20, ठीक है। नॉर्मल बात करें तो 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब एबनॉर्मल क्या होगा? 12 से कम जाएगा तो कंडीशन बनेगी, 20 से ऊपर जाएगा तो भी कंडीशन बनेगी। अब अगर 12 से नीचे जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट 12 से नीचे चले गया, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम बोलेंगे ब्रेडीपीनिया। मैंने ब्रेडीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया भी पढ़ाया था आपको, उसमें हम पल्स की बात करते थे, हार्ट रेट की बात करते थे, ठीक है। और इसमें भी सेम वैसे ही 20 से ऊपर जा रहा है तो क्या बोलेंगे? ट्रैकीपीनिया। इज इट क्लियर? और 2 पॉइंट और क्लियर हो गए। और कब तक काउंट करना है? तो याद रखना, ये काउंट करते हैं हम फुल 1 मिनट के लिए, सेम उसी की तरह। काउंट फॉर 1 फुल मिनट। इज इट क्लियर? समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन और हमारे बनता है एग्जाम में, कि वो क्वेश्चन क्या बनता है? वो बनता है कि रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल कौन करता है। तो लिखो, आरआर लिख रहा हूं शॉर्ट में, रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल्ड बाय, कौन कंट्रोल करता है? तो रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? ये इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। एमओ शॉर्ट में पूरा लिख लेता हूँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, जो रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रेट को। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? अब रेस्पिरेटरी रेट जब बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्या इसके कुछ फैक्टर्स हैं, कॉजिंग फैक्टर्स हैं? तो बिल्कुल है। क्या है वो कॉजिंग फैक्टर्स? जब फीवर होगा, पेशेंट को फीवर होगा तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, एक्सरसाइज में भी बढ़ता है, ठीक है। एंजाइटी होगी तब भी बढ़ता है, एंजाइटी में भी रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट जो है एसिडोसिस। अब ये मैंने एसिडोसिस लिख के ना खुद ही एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में ला लिया, इसी में निपटाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट पे तो नहीं बनेगा, बट पीएच पे क्वेश्चन बन जाता है और फेवरेट टॉपिक रहता है एग्जामिनर का। तो एसिडोसिस का मतलब क्या हो गया? एसिडोसिस का मतलब सिंपली हो गया एसिड का बढ़ना, ठीक है। एसिड का बढ़ना, इसको मैं अलग से भी बता दूंगा, पीएच वगैरह सारा समझा दूंगा, बट पहले आरआर को मुझे खत्म करने दो। रेस्पिरेटरी के कुछ और पॉइंट्स मुझे आ रहे हैं, और ये रेस्पिरेटरी रेट जैसे बढ़ने के फैक्टर हैं, क्या वैसे ही कम होने के फैक्टर हैं? तो बिल्कुल है। रेस्पिरेटरी रेट कम होने के क्या फैक्टर्स हैं, कि कम कैसे होगा? तो ये स्लीप में कम होता है, जब हम सोए होते हैं तो कम होता है, और जब ऑफियाइड का यूज़ करते हैं, ठीक है।
एंड ओपियाइड। ओफाइड का यूज़ करते हैं तब भी ये कम हो जाता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी रेट जब हम लेते हैं, मेजर करते हैं, तो मेजर तो मैंने आपको मेजर का पॉइंट लिखा दिया, यहीं पे एक चीज़ ऐड कर दो मेजर वाले में। तो मेजर रेट रेस्ट तो करते हैं, बट इसी मेजर में पोजीशन कौन सी रखनी होती है, पोजीशन पे क्वेश्चन बनता है। कौन सी पोजीशन रखी जाती है पेशेंट की, तो याद रखना आइडियली सिटिंग, ठीक है। सिटिंग पोजीशन में रखा जाता है पेशेंट को, या लाइंग कंफर्टेबल एट रेस्ट, लाइंग कंफर्टेबल एट रेस्ट। बट बस यही है कि पेशेंट अवेयर नहीं होता कि उसका रेस्पिरेटरी रेट लिया जा रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ पॉइंट बताऊंगा पीएच के, लेकिन उससे पहले अब जब हम ये चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, उसका जो रिकॉर्ड पैटर्न होता है उसमें हम ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते हैं। तो क्या है वो रिकॉर्ड पैटर्न में क्या क्या नोट करते हैं, तो लिखो। जब हम रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं तो जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड का एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं उस पैटर्न में, तो उसमें हम नोट करते हैं सबसे पहले रेट, क्या रेस्पिरेटरी रेट है, और रिदम भी देखते हैं, ठीक है। रिदम भी देखते हैं, और क्या देखते हैं, डेप्थ देखते हैं कि सांस पूरी ले रहा है, डेप्थ से ले रहा है या नहीं, और एफर्ट देखते हैं, ठीक है। एफर्ट देखते हैं, एफर्ट मतलब कहीं शैलो ब्रीथ तो नहीं कर रहा, डीप ब्रीथ देखते हैं, और साथ में लेबर्ड ब्रीथ तो नहीं हो रही। लेबर्ड मतलब उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है ब्रीथ करने में। तो ये चीज़ें हम रिकॉर्ड पैटर्न में देखते हैं, समझ आ गया। अब ना कुछ बात करते हैं इसमें पीएच वाली, ठीक है। पीएच की बात करता हूँ। पीएच में कुछ चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अब इस स्लाइड में जगह नहीं है, बट अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, वहीं पे उस स्लाइड पे समझा दूंगा, ठीक है। पीएच पे क्वेश्चन क्योंकि बनता है, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ो, भी पहले पीएच पे समझते हैं। पीएच क्या है? अगर मैं पीएच की बात करूं, आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि ये पीएच स्केल होता है, इस पे 7 न्यूट्रल होता है, 7 से ऊपर जब हम जाती है रीडिंग तो बेसिक होता है, 7 से नीचे जब रीडिंग आती है तो एसिडिक होता है। जैसे जैसे लेफ्ट आते जाएगा एसिडिटी बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे राइट जाएगा बेसिसिटी बढ़ते जाएगी। ये तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा होगा ऑब्वियसली। अब याद रखना, पीएच अगर हाई होगा, वही चीज़ लिख रहा हूँ, पीएच अगर हाई होगा, ठीक है, पीएच अगर हाई होगा, पीएच अगर लो होगा, ठीक है, रीडिंग 7 से, हाई मतलब 7 से ऊपर, लो मतलब 7 से नीचे, ठीक है। हाई मतलब 7 से ऊपर, लो मतलब 7 से, हाई मतलब 7 से ऊपर, लो मतलब 7 से नीचे। तो हाई 7 से ऊपर होगा तो इस कंडीशन को हमको क्या बोलते हैं, 7 से ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं एल्केलोसिस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एल्केलोसिस। और पीएच जब 7 से नीचे होता है, इसी को हम बोलते हैं एसिडोसिस। इसी डायग्राम वाली चीज़ में या इस स्पाइडर ग्राफ में आपको मैं समझा दूंगा सारी चीज़ें। एल्कलोसिस, एसिडोसिस समझ आ गया। अब देखो, याद रखना, एसिडोसिस कब होता है? एसिडोसिस होता है जब हमारी बॉडी में हाई हो जाए क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ता है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और एसिडोसिस कब होता है? जब लो हो जाए। क्या लो हो जाए? बाइकार्बोनेट जब लो हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक। इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या हुआ, उसके बाद रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या हुआ, दोनों चीजें क्लियर हो गई। किसकी वजह से होता है? लो बाइकार्बोनेट एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहां पे समझेंगे हम एल्कलोसिस को। तो एल्कलोसिस में क्या समझेंगे, एल्कलोसिस को कैसे समझेंगे? तो देखो, एल्कलोसिस कब होगा? जब लो हो जाए हमारी बॉडी में क्या, ठीक उसके उल्टा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। और बढ़ रहा है क्या? बाइकार्बोनेट। बढ़ रहा है क्या? बाइकार्बोनेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। याद रखना, हमारी बॉडी में पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो पीएच के क्या पॉइंट्स लिखेंगे, तो याद रखना नॉर्मल पीएच कितना होता है, तो नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से लेकर 7.45 तक नॉर्मल पीएच होता है। और नॉर्मल अगर हम PaCO2 की बात में करूं तो PaCO2 की याद रखना 45 से लेकर 35, ठीक है, या 35 से 45, क्लियर, ये नॉर्मल होता है। और HCO3 की अगर मैं बात करूं तो 22 से 26, यही चीजें एग्जामिनर देता है एग्जाम में। बताओ पीएच अगर 7.5 से ज्यादा है तो क्या है, एसिडोसिस। अगर PaCO2 45 से ज्यादा होगा तो जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। अगर 35 से कम होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 35 से कम होगा तो कम जब होगा तो क्या होगा, कम जब होगा तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एक और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लिख दूं, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब जब बात आएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की तो कार्बन डाइऑक्साइड ये किसके रिलेटेड है, रेस्पिरेशन के रिलेटेड है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्कलोसिस के रिलेटेड है। और जब बात आएगी बाइकार्बोनेट की, जब बात आएगी बाइकार्बोनेट की तो ये किससे रिलेटेड है, मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, मेटाबॉलिक के रिलेटेड है। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है, याद नहीं रह रहा है जो मैं बोल रहा हूं, तो देखो PaCO2 क्या है, तो लिख लेता हूं मैं, PaCO2 होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टीरियल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब अगर आप ये सोचोगे कि सर ये चीज़ तो हमें पता थी, बेटा इस क्लास का मतलब ये है लास्ट स्टूडेंट तक मेरा हमेशा पढ़ाने का यही तरीका रहा है कि जो मेरा लास्ट स्टूडेंट है, जो मेरा लास्ट फ्रेंड है, उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए इतना बेसिक भी लिख लेता हूँ। अब ये HCO3 मैंने बताया ये क्या है, ये है बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को और हम क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। तो क्या क्या चीजें हमने यहाँ पे समझी, बहुत सारी चीजें समझ ली, बट इस क्वेश्चन को तो हमने देखा ही नहीं यार। चलो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हेल्थ एजुकेशन मेनली एम टू, शुक्र है इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला नहीं था, इजी है, मतलब इस स्लाइड को हमने सार्थक यूज़ किया है। तो क्या हम डिजीज को ट्रीट करते हैं हेल्थ एजुकेशन देके, तो ये ट्रीट कहाँ हो रही है, तो ट्रीटमेंट में होगा, ठीक है। क्या डायग्नोज करते हैं डिजीज को, यार वो भी डायग्नोज कहाँ करेंगे हम। क्या क्योर कर देंगे डिजीज को, ये भी नहीं, एलिमिनेशन मेथड से निकालो, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा क्या, बी प्रिवेंट करते हैं डिजीज को। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, बी इसका आंसर आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। तो क्या है, हेल्थ एजुकेशन किस पे फोकस करती है, हेल्थ एजुकेशन फोकस ऑन प्रिवेंशन, ठीक है, डिजीज हो ही ना पहले ही समझा दिया जाए, एजुकेट किया जाए। कोविड में आपने देखा था एजुकेशनल वीडियोस, एजुकेशनल चीजें जब भी कॉल करो तो पहले ही वो समझाना शुरू हो जाते थे, इतने फुट की दूरी है जरूरी, और ये सब हेल्थ एजुकेशन क्यों फैलाई जाती है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कि हम आपको डिजीज से प्रिवेंट करें। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम का, ORS, ठीक है, पिया भी होगा आपने, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब जो लोग जिम वगैरह जा रहे होंगे वो तो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, इलेक्ट्रॉल भी पीते होंगे। ये ORS है क्या, बेसिकली इसके नाम में ही इसका काम छुपा है, नाम में ही इसका काम छुपा है। तो ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो वो लिखेंगे हम। ORS की फुल फॉर्म क्या होगी, O स्टैंड फॉर ओरल, R स्टैंड फॉर रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन कैसे निकला, हाइड्रेशन मीन्स पानी देना, रिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हुई थी, वापस से उसको हाइड्रेट कर रहे हैं, किसके थ्रू, ओरल के थ्रू, ओरली रिहाइड्रेशन। आगे सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जो हमें ओरली क्या करे, हाइड्रेट करे, ठीक है, ओरली रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसकी फुल फॉर्म है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ORS इज यूज्ड टू ट्रीट, फीवर को ट्रीट करने के लिए, बिल्कुल नहीं यार, फीवर में एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं हम, पढ़ा चुका हूँ, फीवर भी एंटीबायोटिक के ऊपर भी बता चुका हूँ। इवन फीवर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, एंटीबायोटिक ड्रग किसके ऊपर इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी में टेम्परेचर कौन, हमारी बॉडी में टेम्परेचर को कौन मैनेज करता है, टेम्परेचर कौन देखता है, तो जल्दी से आंसर करो। और एंटीपायरेटिक ड्रग उस ग्लैंड पे काम करता है, मैंने ग्लैंड भी बता दिया, इतनी टिप बता दी, तो जल्दी से मुझे बताओगे आपकी वो कौन सी ग्लैंड है जिसके ऊपर एंटीपायरेटिक ड्रग काम करता है और बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल करता है। आंसर दो। वॉमिटिंग में नहीं, वॉमिटिंग में हम क्या देते हैं, ऑर्डेनोस्ट्रोन, ठीक है, ऑर्डेनोस्ट्रोन देते हैं, है ना, एंटी वॉमिटिक ड्रग्स देते हैं। और एक और चीज है, एमसेट का इंजेक्शन सुना होगा आपने, है ना, एमसेट वगैरह देते हैं वॉमिटिंग के टाइम पे। और इन्फेक्शन के टाइम पे देंगे नहीं यार, इन्फेक्शन तो पहले हम देखेंगे ना, डिजीज कौन सी है, वायरल है, बैक्टीरियल है ना, प्रोटोजोन्स है, उसके अकॉर्डिंग, उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग इन्फेक्टिव एजेंट के बेसिस पे हम ड्रग देंगे उसको। तो ये भी नहीं, तो वही आंसर इसका इजी था क्या, डिहाइड्रेशन। आंसर इसका क्या था, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए
बट क्या सर यही क्वेश्चन आएगा, इतना ही से क्वेश्चन आता है? तो देखो ORS जो है वो क्या करता है, ORS ट्रीट करता है डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। याद रखना, डायरिया जब भी होता है, लूज मोशन डायरिया, डायसेंट्री जब होता है, तो वाटर लॉस बॉडी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर लॉस से बॉडी में जब वाटर की कमी हो जाती है तो वीकनेस होती है, फटीग होता है ना, उसको ठीक करने के लिए रिहाइड्रेट करना पड़ता है बॉडी में, और हम क्या यूज़ करते हैं, ORS को यूज़ करते हैं। अब ये ORS कैसा होता है, तो चलो डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम के इसकी मैं डायरेक्टली आपको फोटोग्राफी दिखा देता हूँ। तो इस तरह का पैकेट आपने देखा होगा, मार्केट में मिलता है। अब इसमें क्या है, देखो, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या साल्ट, IP कौन, WHO ने रिकमेंड किया है, WHO रिकमेंडेड फार्मूला, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, रिस्टोर करता है किसको, बॉडी फ्लूइड को, और इलेक्ट्रोलाइट का जो लॉस हुआ है किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, उसको ठीक करता है। इसकी कॉम्पोजिशन, अब देखो कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन तो वैसे आता नहीं है, बट आ भी गया तो फिर भी देख लो, ये कॉम्पोजिशन आप इसको देख लेना। सिप्ला ये बेसिकली ब्रांड नेम है, कंपनी का नाम है, ठीक है। और ये इसमें फ्लेवर ऐड किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है, मिली ऑस्मोल पर लीटर की अगर हम 1 लीटर की बात करें, 1 लीटर में क्या क्या हो गया, सोडियम 75 हो गया, पोटाशियम 20 हो गया, उसके बाद क्लोराइड जो है 65 हो गया, समझ आ गया, क्लोराइड 65 हो गया, उसके बाद डेक्स्ट्रोज 75 हो जाता है इसमें, साथ में टोटल ऑस्मोलरिटी मिली ऑस्मोल 245, इसकी टोटल ऑस्मोलिटी क्या होगी, 245, ठीक है, 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा था टोटल ऑस्मोलरिटी क्या होती है, तो 245 इसकी टोटल ऑस्मोलरिटी होती है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? साइट्रेट 10, अब ये इनसे क्वेश्चन उतना नहीं आया, बट हाँ एक बार ये क्वेश्चन आया तो इसलिए मैं ये सारे पैरामीटर भी आपको यहीं पे बता दिए मैंने, ठीक है। तो ORS के ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा, इस तरह का ORS होता है, वो मैंने सारी चीज़ें आपको यहीं पे समझा दी हैं। क्या सर कुछ और भी ORS के ऊपर बन सकता है, क्या कुछ और पॉइंट भी है जो ORS के ऊपर बनेगा? तो देखते हैं उनको, देखते हैं क्या कुछ पॉइंट है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? हाँ, कॉम्पोजिशन पे आता है कि फॉर्मूला किसने दिया है, तो पैकेट पे भी लिखा था। कॉम्पोजिशन पे किसने फॉर्मूला बनाया है, तो WHO का फॉर्मूला होता है, WHO बेस्ड फॉर्मूला होता है। क्लियर? और क्या क्वेश्चन आएगा, प्रेपरेशन पे क्वेश्चन आता है, किस पे, अब याद आ गया, प्रेपरेशन पे क्वेश्चन आता है। क्या प्रेपरेशन पे क्वेश्चन आएगा, याद रखना, इस पूरे पैकेट को डिसॉल्व किया जाएगा। किसमें डिसॉल्व किया जाएगा, एक पैकेट को डिसॉल्व 1 पैकेट कितने में, इन 1 लीटर क्लीन वाटर, समझ आ गया, क्लीन वाटर में इसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें कैसे दिया जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो सिप लिया जाएगा ये, ठीक है। फ्रीक्वेंट दिया जाएगा स्मॉल सिप्स, ठीक है, स्मॉल सिप्स लिए जाएंगे, ठीक है। इंडिकेशन क्या है, कब लेना है, क्वेश्चन आ सकता है ORS में, इंडिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, तो कब लेना है, जब डायरिया हो, ठीक है, डायरिया हो। वॉमिटिंग में भी होता है, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग में भी होता है। अब देखो वॉमिटिंग है ना, मुझे क्वेश्चन दिमाग में आ गया क्योंकि पीछे मैं एसिडोसिस एल्कलोसिस पढ़ा रहा था। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब पेशेंट वॉमिट करता है, वॉमिट जब कर देता है तो उसमें कौन सी कंडीशन बनती है, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस बनेगा या एल्कलोसिस बनेगा? जल्दी से आंसर दो मुझे। और अगर नहीं पता चल रहा है तो आगे जब PH के ऊपर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब मैं एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, या कोई क्वेश्चन वैसा आएगा जहां पे मुझे ये टॉपिक ही पूरा कवर करना पड़े, वहां पे डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट आपने भी तो कुछ पढ़ा होगा, मुझे जल्दी से आंसर दे दो आप कि मैंने आपको क्या क्वेश्चन पूछा, कि जब वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग में क्या होता है, 2 कंडीशन मैंने आपको पूछी, 2 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। क्या होता है इसमें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है वॉमिटिंग के केस में। और डायरिया के केस में अगर मैं आपको पूछूं तो डायरिया में मुझे बताओ, डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है? तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, पूरा लिख के करना ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प मिले। और इससे क्या होता है, देखो जब आप कमेंट में इंटरेक्ट करते हो ना, एक तो आपकी हेजिटेशन खत्म होती है, और आप इंटरेक्ट करते हो ना तो हमको भी लगता है कि नहीं, जो कंटेंट देख रहे हैं वो इतने सीरियस हैं, उस कंटेंट को ऐसे ही वो स्क्रॉल नहीं कर रहे, वो डेडिकेटेड है अपनी सिलेक्शन के लिए। कॉज 2026 यार गोल्डन एरा है, मैं बता रहा हूँ। अभी अगर जॉब ले ली तो ले ली, आगे पता नहीं कब नौकरियाँ आएंगी, कब क्या होगा। तो जो आपके हाथ में ना, रोज MCQ करो यार। ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो। मैं आपको सिंपल सी एक बात बोलूँ बेटा, याद रखना, आप दिन में पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कितनी देर पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोज़ मॉर्निंग में जब उठते हो अपना दिन का शेड्यूल लिखो कि आज मैंने ये 4 टास्क करने हैं। शाम को सोने से पहले देखो कि क्या ये 4 टास्क में से मेरे कितने टास्क हुए। अगर 2 हुए तब भी अप्रिशिएट करो, एटलीस्ट कुछ हुआ। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 टास्क लिए थे और एक भी टास्क नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप हो तो आप
आप बहुत गलत कर रहे हो। हाँ, अगर यहाँ पे अगर आप हो 4 में से 2 टास्क आपके हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रोज़ करते रहोगे कंसिस्टेंसी के साथ तो वो 4 3 हो जाएंगे, फिर एक दिन आएगा वो 4 4 के 4 हो जाएंगे। तो वैसे सिलेक्शन होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, एकदम से कुछ नहीं, क्योंकि मशीन नहीं है हम, ठीक है। और क्या क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन क्या बनेगा, इंडिकेशन पे क्वेश्चन आ गया। और इसके अलावा हाँ, वॉमिटिंग और क्या है, इंडिकेशन डायरिया में लेंगे, वॉमिटिंग में लेंगे, और माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन, ऐसी डिहाइड्रेशन हो रही है तब भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको यूज़ कब तक करना है, मान के चलो मैंने ORS बनाया, अब 1 लीटर में इकट्ठा थोड़ी पी लूँगा, कब तक मैं पी सकता हूँ उस 1 लीटर को, याद रखना इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 24 आवर्स की है, ठीक है। तो आफ्टर 24 आवर क्या करना, फेंक देना। अगर मैंने पैकेट ओपन किया था, मिक्स किया, उसके बाद जो मिक्स्ड मेरे पास ORS बना हुआ है जो सोल्यूशन, उसको मैं सिर्फ कितनी देर यूज़ कर सकता हूँ, 24 आवर्स ही यूज़ कर सकता हूँ, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 आवर्स है। उसके बाद क्या करना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, अब नहीं पीना, ठीक है, डिस्कार्ड कर देना है। जो भी बचा लेफ्ट ओवर जो है, लेफ्ट ओवर को आप डिस्कार्ड कर दो, या आपने 1 लीटर बना दिया और 24 घंटे के अंदर उसको फिनिश करना है, जो बच गया उसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो कितनी होती है, इसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 आवर्स की होती है। मिक्स कर, बाकी पैकेट में जो लिखा है ना, पैकेट में एक्सपायरी अलग से लिखी होती है, बट मैं ये शेल्फ लाइफ किसकी बात कर रहा हूँ, जो आपने सोल्यूशन बना दिया उसकी बात कर रहा हूँ। और इस पे जो क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आगे अगर थोड़ा टाइम हो तो बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर ना एक पूरा लेक्चर ही बना दूंगा, बट चलो मैं आपको यहीं पे बायोमेडिकल वेस्ट समझा देता हूँ। बायोमेडिकल वेस्ट है क्या बेसिकली, बायोमेडिकल, बायो मीन्स लाइफ, मेडिकल मीन्स मेडिकल साइंस। हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल में जो भी वेस्ट बनता है ना, जैसे हॉस्पिटल में क्या क्या आप देखो कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं हमारे हॉस्पिटल में, है ना, सिरिंजें यूज़ होती हैं, उसके बाद IV सेट्स यूज़ होते हैं, कैथेटर्स यूज़ होते हैं, यूरिन बैग यूज़ होते हैं, न जाने कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं। आप जब पहली क्लिनिकल ड्यूटी थी आपकी, आप याद करो, आप पहली क्लिनिकल ड्यूटी में वहाँ पे आपने देखा था डस्टबिन तो लगे हुए हैं और अलग अलग कलर के डस्टबिन लगे हुए थे ना, रेड लगा हुआ था, ब्लू लगा हुआ था, और क्या पिंक था, अरे पिंक नहीं था, कौन सा था, येलो था, ठीक है, येलो था, और कौन सा था, ब्लैक था, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट या वाइट बॉक्स बने थे ना, ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर के थे। और वहाँ पे आपको सिस्टर जी या वहाँ पे जो मैम थी सीनियर से आपके, उन्होंने समझाया कि रेड में ये डालना, है ना, ब्लैक में ये डालना, येलो में ये डालना, ब्लू में ये डालना, व्हाइट में ये डालना, ये समझाया। ये तामझाम क्यों, ये तामझाम इसीलिए क्योंकि सेग्रीगेट करना है, क्योंकि जो भी हम हॉस्पिटल फैसिलिटी में यूज कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, वो कंटेमिनेटेड है, सब बीमारियों से ग्रसित हैं वो सारी। अगर हम उनको ट्रीट ही नहीं करेंगे, डायरेक्टली ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देंगे तो बीमारियां फैलेंगी। इसलिए बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बायोमेडिकल वेस्ट के बताए। अब एक्चुअल में बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, तो एक ही डायग्राम में, एक ही चार्ट में ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूं कि आपको समझा दूं। देखो, बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन शेड्यूल क्या है हमारे पास, तो देखो, एक हमारे पास है येलो, एक हमारे पास है येलो, ठीक है, येलो बिन है हमारे पास, येलो बिन कैटेगरी है। इसमें हम क्या क्या डालेंगे, तो येलो वाले को पहले समझो, इसमें हम क्या क्या डालेंगे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ठीक है, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, क्लियर, बॉडी के रिलेटेड जो भी एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट है वो हम डालेंगे। फॉर एग्जांपल प्लासेंटा वगैरह जो भी है ना, बॉडी में से कोई चीज कटवट, वो सब हम कहाँ डालेंगे, बॉडी का एनाटॉमिकल वेस्ट कहाँ डालेंगे, येलो में डालेंगे। और सॉइल्ड वेस्ट का मतलब क्या हो गया, सॉइल्ड वेस्ट का मतलब हो गया कोई भी ब्लड अगर लगा हुआ है ना, याद रखो, सॉइल्ड मतलब ब्लड लगा हुआ है, इन्फेक्टेड ब्लड लगा हुआ है उसके ऊपर, वो भी हम कहाँ डालेंगे, येलो में डालेंगे। एक चीज़ में लास्ट टाइम नॉर्थ सेट में फंसाया था एग्जामिनर ने, या कुछ जो सेंटर के एग्जाम आते हैं उसमें फंसाता है, ये बोलता है ग्लव्स कहाँ डालते हैं, तो आपको पता है ग्लव्स हम रेड में डालते हैं, बट अगर ग्लव्स में ब्लड लगा होगा ना तो वो अब रेड में नहीं जाएगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, येलो में जाएगा। ये याद रखना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, सॉइल वेस्ट हो गया। उसके बाद एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होती हैं उसको हम डिस्कार्ड कहाँ करते हैं, येलो में करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल वेस्ट हम कहाँ डालते हैं, येलो में डालते हैं। केमिकल लिक्विड वेस्ट कहाँ डालते हैं, येलो में डालते हैं, ठीक है। डिस्कार्ड लाइनिन, जो लाइनिन्स है उनको डिस्कार्ड कहाँ करेंगे, जो लाइनिन्स है, जो भी बेडशीट वगैरह उसके ऊपर अगर कोई ब्लड सेप्सिस वगैरह पड़ा है उसको भी हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे, ठीक है। बेड लाइनिन्स जो है उनको हम येलो में डिस्कार्ड करेंगे। कंटेमिनेटेड विद ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड इंक्लूडिंग मास्क एंड ग्लव्स, देखो आ गया ना वो पॉइंट, मास्क और ग्लव्स अगर कंटेमिनेटेड ब्लड के साथ है वो भी कहाँ जाएंगे, येलो में जाएंगे, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिकल बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट इंक्लूडिंग ब्लड बैग्स वगैरह वो सब कहाँ जाएंगे, तो वो सब येलो में जाएंगे। क्या येलो क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा थोड़ा इसको रोज पढ़ोगे ना याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। और यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, BMW से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। रेड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो रेड में क्या क्या आ जाता है, कंटामिनेटेड वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक की चीजें आती हैं जो कि रिसाइकलेबल होती हैं, जैसे डिस्पोजेबल आइटम क्या क्या आ जाता है आपका,
ट्यूबिंग्स आपकी जितनी भी बोटल्स है प्लास्टिक की वो सब यहाँ आ जाएगी। आईवी ट्यूब्स जितनी भी हैं विदाउट लेकिन शार्प एज, कोई नीडल विडल नहीं होनी चाहिए, वो इसमें आ जाएगा। कैथेटर आपका इसमें आ जाएगा। यूरिन बैग इसमें आ जाएगा। सिरिंज आ जाएगी विदाउट नीडल, ठीक है। सिरिंज जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो जिसमें हम दवाई भरते हैं, ठीक है, नीडल के बिना, वो किस में आएगी, रेड में आएगी, ठीक है। उसके बाद वैक्यूनेटर। ये वैक्यूनेटर क्या होता है आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो या ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड सिरिंज से निकालने के बाद एक छोटी सी वो बॉटल सी होती है ना, उसमें डालते हैं, ट्यूब में डालते हैं ब्लड को, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूनेटर। और वैक्यूनेटर्स को भी हम कहाँ डालते हैं, रेड में डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लव्स को कहाँ डिस्कार्ड करते हैं, तो रेड में। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया, वो ग्लव्स या मास्क जिसमें ब्लड लगा हो, कंटेमिनेशन हो, वो येलो में जाएगा। क्लियर। व्हाइट बिन कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, शार्प ऑब्जेक्ट आ जाता है व्हाइट में, ठीक है। साथ में मेटल्स की आइटम, ठीक है। मेटल आइटम सच एज क्या क्या है, नीडल आ जाएगी इसमें। फिक्स नीडल सिरिंज, जो कुछ नीडल्स होती हैं जहाँ कुछ सिरिंज होती है जिसमें नीडल फिक्स होती है, वो भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया था कि जो वैक्सीनेशन की नीडल्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, एक टाइम यूज करने के लिए होती है, वो भी कहाँ जाएंगी, व्हाइट में जाएंगी, ठीक है। उसके बाद नाइफ्स आपके इसमें जाएंगे, स्केपल्स इसमें जाएंगे, ब्लेड्स वगैरह जो हैं वो सब व्हाइट में जाएंगे, शार्प जितने भी हैं वो सब व्हाइट में जाएंगे। उसके बाद जो एम्प्यूल ब्रोकन है, टूट गई कोई शीशे की बोतल टूटी एम्प्यूल, वो भी कहाँ जाएगा, व्हाइट में जाएगा, ठीक है। स्लाइड्स व्हाइट में जाएंगी। साथ में एनी अदर शार्प ऑब्जेक्ट, ठीक है, दैट में कॉज पंक्चर, जो पंक्चर कॉज करे, कट कॉज करे, ठीक है, समझ आया। इंक्लूडिंग मेटेलिक स्क्रू एंड इम्प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट, इम्प्लांट्स या मेटल स्क्रू जो है वो भी कहाँ जाएगा, व्हाइट में जाएगा। अब ब्लू बिन में क्या जाता है, ब्लू बिन में जाता है ऑल अनब्रोकन ग्लास बट अनब्रोकन, ठीक है। वेयर इट्स सच एज क्या क्या, जैसे आपके ग्लास बोतल आ गई वो इसमें जाएगी, ठीक है। वाइल्स आपकी ब्लू में जाएंगी। अनब्रोकन एम्प्यूल, अनब्रोकन देखो एम्प्यूल है बट अनब्रोकन है, शार्प तो नहीं रहा ना अनब्रोकन, तो वो कहाँ जाएगा, ब्लू में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर जो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी मैंने आपको बता दी। तो क्वेश्चन क्या था सबसे पहले, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन, किसमें है, डस्टबिन में, ओपन फील्ड में करते हैं हम बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज, कलर कोडेड बिन में करते हैं या ड्रेन में करते हैं। इतना हलवा क्वेश्चन था यार इसमें क्या, बट मैंने चलो बाकी चीजें आपको बता दी, बायोमेडिकल वेस्ट पूरा समझा दिया। तो कहाँ पे करते हैं, कलर कोडेड में करते हैं। कौन कौन से कलर के बिन होते हैं, तो जल्दी बताओ, रेड कलर का होता है, और क्या होता है, येलो कलर का होता है, और क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और कौन सा होता है, ब्लैक होता है, जिसमें हम जनरल वेस्ट डालते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये चार इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लैक भी होता है, ठीक है। तो कभी कभार डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इनमें से कौन सा कलर का डस्टबिन होगा ही नहीं बायोमेडिकल वेस्ट में, और पिंक डाल देगा, तो लड़कियां पिंक नहीं सेलेक्ट कर देना, पिंक होता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, रेड होता है, ब्लू होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है, ठीक है। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एमपीएचडब्ल्यू मेनली वर्क ऑन। एमपीएचडब्ल्यू, पहले एमपीएचडब्ल्यू की फुल फॉर्म बताओ क्या है, जल्दी से कमेंट करो, पढ़ा चुका हूँ ये भी, अब यार ट्रेनिंग इसी की होगी, फुल फॉर्म तो पता ही होगी। किस में वर्क करता है ये, ऑपरेशन थिएटर में वर्क करेगा, यार कहाँ, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या लेबोरेटरी में वर्क करेगा, तो लैब टेक्नीशियन वर्क करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में कौन करेगा, या तो ओटी टेक्नीशियन वर्क करेगा, एनेस्थेटिस्ट करेगा, या सर्जन करेगा, ठीक है। लेबोरेटरी में लैब टेक्नीशियन करेगा, ठीक है। उसके बाद आईसीयू में कौन करता है, आईसीयू में नर्स करती है, आईसीयू में नर्सिंग ऑफिसर्स करते हैं, आईसीयू में आपके क्या कहते हैं इसको, बाकी जो स्टाफ होता है पैरामेडिक्स का वो वर्क करता है, डॉक्टर्स वर्क करते हैं। आईसीयू में एमपीएचडब्ल्यू का काम नहीं है, तो कहाँ, लास्ट पे क्या पता, कम्युनिटी हेल्थ में, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ में किसका काम है, एमपीएचडब्ल्यू का। तो इसका आंसर काफी सिंपल है, इजी है, एमपीएचडब्ल्यू फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। क्या लिखा है, एमपीएचडब्ल्यू फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आगे चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो आज का सेशन कंप्लीट हुआ। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी रील्स आ जाती हैं, रोज के रोज आप देखोगे, रोज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक एक रील दिन की आती है, एक कॉन्सेप्ट आता है वो अपने आप में। उसके बाद ये वाला तो जरूर ज्वाइन करना ही करना है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप, कॉज जिन बच्चों ने किया है उनको समझ में आ रहा है कि रोज इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, हाइल्डिंग एमसीक्यू टॉपिक्स आते हैं, रोज बच्चे उनका आंसर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। मॉर्निंग में ही ब्लास्ट आ जाता है, मॉर्निंग कैप्सूल आ जाते हैं, जिसमें बच्चा अपनी एक्यूरेसी को चेक करता है। देखो मैं सिंपल सी बात बोलूं, आप अगर एमसीक्यू लगा रहे हो, इसके पहला स्टेप ये है कि आपको आंसर आता है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा स्टेप ये है कि आपको आंसर नहीं आता है, तो ये और भी अच्छी बात है। कॉज आपको आंसर नहीं आया, आपको आंसर पता चल गया, तो आप में इजाफा ही हुआ है, आपकी नॉलेज का एग्जाम में हेल्प ही होगी, ठीक है। अब ये व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए, इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है। पहले तो ऐसा था इंस्टा पे जाओ मैसेज करो, अब ईजी कर लिया हमने। आपने क्या करना है, सिंपली हमारा चैनल यूट्यूब पे ओपन करना है। यूट्यूब में ओपन करने के बाद पैरामेडिकल
मैथमेटिक्स एंड नर्सिंग बोर्ड। यहाँ पे जब आप देखोगे सब्सक्राइब, यहाँ पे जब आप देखोगे हेलो फ्यूचर हेल्थ केयर हीरोज के साथ में यहाँ पे मोर लिखा है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जाना है। तो डिस्क्रिप्शन मोर में जैसे आप दबाओगे तो इस तरह का कुछ डिस्क्रिप्शन ओपन होगा जहाँ पे सब लिखा हुआ है, हेलो नर्सिंग जो हीरोज वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखी है। आपको मेन जो है लिंक पे जाना है, ठीक है। ये कुछ डिटेल है, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद लिंक पे जाना, लिंक पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यहाँ पे लोगो लगा है। इंस्टाग्राम के लिंक को क्लिक करना है, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है और व्हाट्सएप पे क्लिक करना है और चैनल को डायरेक्टली खुद से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ओपन फॉर ऑल रखा हुआ है, ओपन फॉर ऑल है, कोई भी आए ज्वाइन करे। कॉज नॉलेज किसी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रुकना नहीं चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे आगे टेस्ट सीरीज भी हम प्लान कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज भी आपको दे देंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये सेशन, कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताओ। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, आपकी ही जो कमेंट्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो टीम को मोटिवेटेड रख रहे हैं, एंथुसियाज्म हमारा बूस्ट करते हैं, जिससे कि हम आने वाले टाइम में और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाएं और ज्यादा मेहनत करें और आपको अपनी ड्रीम जॉब दिलाने में हम हेल्प करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।